स्टूडेंट्स, आज दिनांक 9 जून 2021, क्लास 7th, सब्जेक्ट हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। आज हम लोग लेसन नंबर 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से लेकर फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में गहन जानकारियाँ प्राप्त करी। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा किया और 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। वह चतुर राजनीतिज्ञ था और उसने दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उसमें जो वहाँ की जो अव्यवस्थाएं थी उसको देखा। उसने सभी उलेमाओं का दखल बंद कर दिया, जिससे उस वहाँ के उलेमा उससे बड़ा नाराज़ रहते थे। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना और साथ ही साथ राज्य का विस्तार करना था। राज्य विस्तार में आप लोगों ने देखा किस प्रकार उसने अफ़गानिस्तान से लेकर और भारत के अधिकाधिक क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया। दक्षिण में उसने कई सारे राज्यों को जीतकर और उसको अपने अधीनता स्वीकार करवाई, जिससे वहाँ के राजा भी उसके ग़ुलाम हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बड़ी सेना का राजा था, सुल्तान था और उसने कई युद्ध जीते। 4,75,000 उसकी सेना में सैनिक थे। इन सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर की जाती थी। मतलब कितना काबिल है, कितने उसमें योग्यता है, इसके आधार पर जो है उन्हें नियुक्ति दी जाती थी। एक खास बात है, देखिए आप यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि किस प्रकार से अफ़गानिस्तान के खल्ज क्षेत्र से होता, खिलजी नामी खल्ज से होता हुआ और बंगाल तक आपको इसका क्षेत्र दिख रहा है, बंगाल और बांग्लादेश तक। तो ये जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, यहाँ तक इसका विस्तृत क्षेत्र बढ़ गया था और उत्तर प्रदेश का आधे से ज़्यादा हिस्सा इसके कब्जे में था। नेपाल की सीमा में भी इसका काफ़ी हस्तक्षेप रहा। साउथ यानी कि दक्षिण भारत में माना जाता है कि इसने देवगिरी, तेलंगाना से वारंगल और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उसने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन इनको अधीनता स्वीकार करवा दी। राज्य उनके थे, परंतु टैक्स जो था वो सुल्तान की गद्दी तक, दिल्ली तक जाता था। इस प्रकार से उसने समस्त क्षेत्र में अपना बोलबाला कायम रखा, परंतु अमीरों और सरदारों पर नियंत्रण रखना उसका एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत अच्छा ही कदम था। कृषि नीति के बारे में जितना चर्चा की जाए उतनी कम है। बाजार नियंत्रण का तरीका सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका था, क्योंकि बाजार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। वही कानून आज तक चला आ रहा है, बस स्वरूप बदल चुका है। बाजार नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए किस प्रकार सिस्टम बनाया जाए, उसमें एक अधिकारी नियुक्त किया जाए, जिसे क्या बोलते थे, शहजा बोलते थे, शहना बोलते थे, शहना बोलते थे। तो ये शहना जो होता था, एक अधिकारी होता था, एक अधीक्षक होता था, जो समस्त क्षेत्र के, मतलब उस वक्त वहाँ के क्षेत्र के जितने व्यापारी होते थे उन सब की देखरेख करना, उनके जो है जांच पड़ताल करना उसका कार्य था। तो इस प्रकार से बच्चों
जो प्रणाली बनी उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी एक अच्छा काम किया था। जैसे अकाल पड़ जाए, कुछ समस्या आ जाए, तो उन समस्या के आने पर वो पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया। जो गोदाम में जो भी अनाज होता था वो सभी लोगों के लिए बांटा जाता था। ये एक अच्छा है उसका प्लस पॉइंट था। वर्तमान समय में मूल्य निर्धारण या मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है, यह उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न तथा कितनी समान है। देखिए, ये विस्तृत क्षेत्र है, इसको हम कैसे समझें, क्योंकि तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है, एक फ्लो बना हुआ है कि हम उसमें एक एमएसपी होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस, एमआरपी होता है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस। तो उससे ज़्यादा पे हम नहीं खरीद सकते, ठीक है, या वो दुकानदार नहीं बेच सकता, ठीक है। जैसे किसी पे अगर 21 रुपये लिखा हुआ है तो वो वस्तु 21 रुपये की ही मिलेगी, या उससे कम में बेचनी होगी तो बिकेगी, उससे अधिक में नहीं बिकेगी। ये होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइजेस, ठीक है। और एक होता है एमएसपी, मिनिमम सेलिंग पॉइंट, सेलिंग प्राइस, कि इससे न्यूनतम कोई भी चीज़ नहीं बिकेगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का दाम 21 रुपये है, तो एमएसपी का मतलब है इससे कम नहीं बिकेगी, 20 में नहीं बिकेगी, इससे अधिक बिक सकती है। तो इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ था। तो आज की जो हमारी अब इसके आगे की चर्चा है वो है प्रश्न नंबर 2। इसमें है सही कथन के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। चलिए पहला देखें क्या है। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था, सही या गलत? अब आप कहेंगे सर ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे तो वो कौन थे? उनको जो है सही रूप से जो है संस्थापक नहीं माना गया, ठीक है। खिलजी वंश का सही संस्थापक, असली संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना, क्योंकि उसने सही रूप से जो है दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किया और प्रचार प्रसार किया अपने पूरे इसका। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि जो है अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली के तख्त पर बैठे, ठीक है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था। तो आप लोगों को याद होगा ये मलिक काफूर का नाम, ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं। यही मलिक काफूर इसका सेनापति था जिसने दक्षिण भारत के कई सारे राज्यों पर अपनी विजय प्राप्त की। देखिए, जो दक्षिण भारत में ये गया मलिक काफूर, तो इसने वहाँ पे एक सेना तो बड़ी थी, बहुत बड़ी सेना थी। तो सेना के अनुसार, सेना के आधार पर इसने देवगिरी जीता। उसके बाद तेलंगाना, जिसको हम आज तेलंगाना बोलते हैं, पहले उसको क्या वारंगल बोलते थे, तो वारंगल जीता। फिर होयसल जीता। और वहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। चाहते तो मिला लेते लेकिन मिलाया नहीं, ठीक है, क्योंकि क्षेत्र विस्तार बहुत बड़ा था और विस्तृत क्षेत्र के होने के कारण फिर जो उसकी सेना थी उसको भी बंटना पड़ता, क्योंकि अन्य मतलब सेनाओं को बढ़ाना मुश्किल था, उतने सैनिक लाना मुश्किल था। तो ये क्या करते थे, वहीं के व्यक्ति को, वहाँ के राजा को अपने अधीन करके और वहाँ से कर वसूली करते थे। उसके बाद अगला है कि खराज। खराज यानी लगान निश्चित करने के लिए, तो यानी कि हमारा जो था ना सेकंड वाला मलिक काफूर सेना अलाउद्दीन का सेनापति था, ये सही है बिल्कुल। अगला है खराज या लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से मापा जाता था। गज से मापा जाता था। ये देखिए यहाँ पे इस वक्त यहाँ पॉइंट दे रखा है कि जो खराज है वो पैसों में नहीं बल्कि अन्न वसूलने में करते थे। और जो लगान जो था ना, वो इसका सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्बे से नापने की प्रथा शुरू की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, गज से नापने की प्रथा थी, बिल्कुल सही है। उसके बाद है अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था। ये गलत है, पूरे अभी तक कहीं प्रणाली में अमीर खुसरो का नाम नहीं आया है, ठीक है। और आगे अगर आएगा भी तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अमीर खुसरो कहाँ से आया। तो यहाँ पे बात जलालुद्दीन फिरोज़ की अगर की जाती है, तो जितना हमने जलालुद्दीन फिरोज़ के बारे में जाना है, तो वहाँ पे कहीं पे भी अमीर खुसरो का नाम नहीं आया है। आगे अगर आती भी है तो यानी कि समझ जाइएगा कि वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात चल रही है या अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात चल रही है, अमीर खुसरो की।
तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो सही कथन के सामने सही निशान और गलत के सामने गलत निशान लगाना था वो आज का हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप लोग इसकी कॉपी पर नोट करिएगा, साथ ही साथ इसे याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।